आगाज करते हैं, वही मालिक है, हम उसके करम पे नाज करते हैं. With great respect and profound regards, respected teachers and my dear brothers and sisters, I wholeheartedly welcome you all in this beautiful galaxy. I'm Twasu Mughal from 10th standard and I'm going to host today's program. Without wasting much of your time, let us start our today's program. I consider it a great honor to welcome Ms. Zoya Bashir on the dais with these lines. बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम. So welcome her with thundering round of applause. अस्सलामुअलैकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अपोलोजाइज अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मेरी वॉइस की वजह से. सो हाउ आर यू ऑल. एक्चुअली मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो जो मुझसे जूनियर थे मीन्स 10th स्टैंडर्ड में, तो वो काफ़ी जाने पहचाने जा रहे थे एंड नाउ मोस्ट ऑफ यू आर वेरी न्यू. सो माय नेम इज़ जोया बशीर और मैं अभी लास्ट ईयर तक यहीं पे इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पढ़ सकूँ. और आज मैं अगर यहाँ पे खड़ी होकर कुछ बोल पा रही हूँ या जो भी मेरी अचीवमेंट्स है उसमें बहुत बड़ा रोल रुखसार सर का रहा है और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का रहा है. सो आई वांट टू थैंक्स. एंड सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहूँगी, मुझे यहाँ बुलाया गया, सर ने ये कहा कि आपको बताना है कि आपने 10th में किस तरह से जो भी बोर्ड्स में क्या अटैम्प्ट किस तरह किया या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या किस तरीके से हमें पढ़ना है बोर्ड्स के लिए. सो सबसे पहले तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि बच्चे बोलते हैं कि यार करना क्या है, मतलब टॉप करके करना क्या है. मैं भी उसी क्लास में जाऊँगा 11th में और जो 69-70 लेके जाएगा वो भी 11th में ही जाएगा. सो व्हाट इज़ द बेनिफिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिसकंसेप्शन दिमाग में से निकाल दो कि बेनिफिट क्या है. ठीक है, ये मिसकंसेप्शन लोगों का कि कुछ नहीं मिल रहा, बस 1 महीने का फेम या एनीथिंग. नो, बिकॉज जो जिस टाइम से मैं जब मेरा ये 10th का रिजल्ट आया था एंड व्हाट आई गॉट, जब मुझे समझ में आया कि क्यों बार बार सर ये कह रहे थे कि यू हैव टू गेट ए रैंक, यू हैव टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन 10th. सो व्हाट वाज द रीजन, वो उस 1 मंथ के पीरियड में मुझे समझ में आया. सो यू नो व्हाट, एक इंसान को जीने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए नहीं चाहिए होता है. दैट इज द एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती है, वो रिस्पेक्ट होती है, वो होती है इज्जत. एंड व्हाट यू गेट व्हेन यू डू समथिंग गुड. जो एक बार अगर इंसान एक फर्स्ट स्टेप लेता है, इट्स बिगिनिंग. एक अगर आप एक स्टेप ले रहे हो ना तो लोगों को पता चलता है कि हाँ यू नो जब मेरा 10th का रिजल्ट हुआ था सो आफ्टर दैट मैं तकरीबन 1 मंथ के लिए घर पे रही थी एंड एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जिस दिन मेरे घर पे मुझे ऐसे ऐसे लोग एंड ऐसे ऐसे रिलेटिव्स मेरे घर आ रहे थे जिनको मैंने कभी शक्ल तक नहीं देखी थी. मतलब यू नो वो लोग जो बचपन से ये लोग ये कहते आ रहे थे दैट यू कांट डू एनीथिंग एंड ऑल, और वो आके जो मुबारक दिए जा रहे हैं कि भाई मैं जान भी नहीं रही हूँ कि कौन है, ये मेरे चाचू हैं, ये मेरे मामू हैं, आई डोंट नो हु इज दैट. वो आके ये सब कह रहे हैं. एंड यू नो नॉट ओनली दिस, फाइनेंशियल हेल्प, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है. वो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है आफ्टर दिस पॉइंट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड योर पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात है योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स जितने खुश होते हैं उस टाइम पीरियड में. एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ माई फादर क्राइंग, दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो मुझे लगी कि जब मेरे पापा ने मेरे रिजल्ट सुना एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, दैट वाज द मोमेंट कि मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे पेरेंट्स जो है वो कितने खुश हो रहे हैं हमारी एक छोटी सी सक्सेस पे. देन नाउ इट्स द पॉइंट कि आपको अब ये तो ऐसा टाइम पीरियड है कि जहाँ पे आके अभी अगर मैं बात करूँ जस्ट 2 मंथ्स आगे आपके बोर्ड्स आ रहे हैं. सो इस टाइम पे अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है सो उस तरीके से तो आप नहीं कर पाओगे. बट इफ यू हैव डन समथिंग, अभी तक आपने अगर कुछ पढ़ा है, समथिंग यू हैव इन योर माइंड, देन यू कैन डू. तो आई गेस इस वक्त तक ट्यूशन सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा आप सबका 10th स्टैंडर्ड का. एंड अबाउट स्कूल के बारे में तो मैं पूछूंगी नहीं, ट्यूशन के बारे में ही पूछूंगी. एंड मैं अगर अपनी बात करूँ सर, दिस टाइम, इस टाइम तक खुद का सिलेबस आई गेस हर बच्चे का कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट वंस तो हो ही जाना चाहिए. बिकॉज इसके बाद आपको जस्ट रिवीजन करनी है, इसके बाद पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसके बाद होता है रिवीजन का टाइम. एंड मोस्ट ऑफ द ये कहते हैं कि नहीं क्लास में पढ़ेंगे, टाइम है ही क्या, इट्स वेरी इजी. इट्स नॉट ईजी.
इस टाइम पीरियड में आके बच्चे कहते हैं कि सॉल्व पेपर उठाएंगे पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी, आई गेस सबको याद भी होगी, हमारे 10th का जो मैथ्स का एग्जाम आया था, बच्चों ने सॉल्व पेपर ऐसे रट लिए थे कि बस सॉल्व पेपर में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड जो पिछले इतने सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, गेस व्हाट, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया और बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो क्वेश्चन। सो इसी क्वेश्चन को सबसे पहली बात ये मत समझना दैट इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सॉल्व पेपर रेफर करो, इट्स इंपॉर्टेंट, गुड है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आपको यूजफुल रहेगा, बहुत यूजफुल है सॉल्व पेपर, मैं मानती हूँ। बट सॉल्व पेपर के अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया। और सिलेबस में भी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट ही उठाया, नो, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और आई मस्ट से लेटर बाय लेटर, बिकॉज लेटर्स से ही निकल के आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हर एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करो। आफ्टर दैट अपने जो स्पेशली जो मैथ्स की जो बुक रहती है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज में, मोस्ट ऑफ अस से कि नहीं ये जो है एक्सरसाइज 5.1 ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, इसको स्किप कर दो, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नो, वही अगर वहीं से आपको क्वेश्चन आ जाए देन यू विल बी ट्रबल्ड देयर। सबसे पहले अपना हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज अच्छे से अटेम्प्ट करो, उसको अच्छे से रीड करो। सेकेंड थिंग, अगर अभी तक आई गेस 10th में अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ जो चीज़ मैंने रियलाइज की है 10th को होल पढ़ते टाइम, वो ये रियलाइज की कि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सफिशिएंट चीज़ें नहीं दी गई हैं। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो अबाउट कार्बन, कुछ ऐसा चैप्टर, कार्बन एंड कंपाउंड्स का चैप्टर है, तो उस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें कि आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स दे दिए, दैट व्हाट आर द फीचर्स या व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट कार्बन, 2-3 फीचर्स दे दिए। तो आपको बुक्स पढ़ के ये तो समझ में आ जाएगा कि वो फीचर्स क्या हैं, 2-3 होंगे, बट यू कांट एक्सप्लेन दैट इन एग्जाम। आप अपने आपको आंसर को एक्सप्लेन किस तरह करोगे, उस चीज के लिए आपको और चीजें रेफर करनी पड़ेंगी। आप सिर्फ एक चीज तक लिमिटेड नहीं रह सकते। एंड ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप सॉल्व पेपर में जब आप पढ़ोगे, आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो बुक के ऊपर आपको यहाँ पे 5 मार्क्स का मिलेगा और बुक पे सिर्फ 1-2 पॉइंट्स मिलेंगे। सो आप उसको इलेबोरेट किस तरह करोगे? सो फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर मोर रिसोर्सेज। सबसे पहले अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया तो गो फॉर मोर रिसोर्सेज, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, रीजन ढूंढो व्हाई, उस रीजन का आंसर आपको यूट्यूब पे सफिशिएंट अमाउंट में, हर एक चीज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई कैन से यूट्यूब, कोई सोर्स आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यूट्यूब चाहिए। यू कैन यूट्यूब एनीथिंग, यू कैन गूगल एनीथिंग, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। एंड उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करो, एक जगह नोट्स बनाओ एंड देन आप उसके ऊपर आगे बढ़ो। एंड आई थिंक अभी तक स्टार्टिंग से ही नोट्स तो होने ही चाहिए, लेक्चर नोट्स जो क्लास में होते हैं वो तो होने ही चाहिए हर स्टूडेंट्स के पास। और अगर नहीं है तो मैंने तो ट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यहाँ के भी नोट्स प्रेफर किए थे, मेरे स्कूल के नोट्स भी एंड यूट्यूब भी। सो ऑल दिस नोट्स अगर आप उन सबको कंबाइन करो और उस तरीके से अपने आंसर को जो है सबसे डिफरेंट बनाने की कोशिश करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच। तो कैरेक्टर स्केचेस या ऐसे जब कोई क्वेश्चन आता है हमें, सो व्हाट वी डू कि हम बस स्टार्ट कर देते हैं लिखना, दैट कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली वाज इंपॉर्टेंट, या ऐसे कुछ कैरेक्टर स्केचेस हैं जो लास्ट ईयर थी मिस बेनेट या मिस्टर बेनेट को समथिंग ऐसा। तो हम क्या करते हैं, हम बस पॉइंट टू पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं कि बेनेट ऐसा है, उसका ऐसा मिजाज है। नहीं, नो, डोंट स्टार्ट लाइक दिस, बिकॉज इट इज अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ राइटिंग, हर कोई यही लिखता आ रहा है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो जस्ट मेक समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट लाओ अपने आंसर राइटिंग में। ये चीज हमें लास्ट ईयर बताई गई थी, जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने किसी से सीखा एंड दैट वाज यूजफुल टू मी। सो मैं बताना चाहती हूँ कि अपने जब भी आप कैरेक्टर स्केच लिखोगे इंग्लिश में, सो स्टार्ट इट विद कि आपने कौन से चैप्टर से लिया है। ये सबसे पहले ये बताओ सामने वाले को कि कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा था, और इसका ऑथर, उसका लिखने वाला कौन है, ऑथर और राइटर वट वो कौन है। और फिर उसके बाद बताओ कि कैरेक्टर स्केच, उसके बारे में बताओ कि वो दिखता कैसा है। देन जस्ट गो एंड इलेबोरेट, अगर बताया है बुक में कि वो कैसा दिख रहा है, देन उसके जो है ऑन नेचर या जो भी है उस पर जाओ। या कभी ऐसा लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ जाता है, आप कहते हो यार इसमें तो कुछ लिखने के लिए है ही नहीं, हम क्या लिखें। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जिसमें आपको बहुत कम जो है आपके पास मटेरियल है, सो जस्ट स्टार्ट विद, इसी तरीके से स्टार्ट करो कि स्टार्टिंग में आप लिखो कौन से चैप्टर से लिया है। और अगर ऐसा है कि अगर आपको पॉसिबल हो तो जो चैप्टर है उसको भी पता करो कि किस बुक में से लिया गया, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सबको ये टिप बता रही हूँ तो आप सब यही करने जाओगे एग्जाम में। सो मेक समथिंग डिफरेंट, आप अलग ये भी देखो कि वो चैप्टर किस बुक में से लिया गया है। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस थी, उसमें से एन एक्सीलेंट फादर लिया गया था। सो लाइक दैट आप अलग अलग बुक्स जो है वो निकालो और उसके अंदर से देखो कि किस, मतलब गूगल करना इट्स वेरी इजी, आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो कि ये चैप्टर किस बुक में से लिया गया, या ये पोम जो है कौन से कलेक्शन में से ली गई है। इट्स नॉट वेरी कंपल्सरी, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू वांट कि आपका आंसर सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट लगे, सो यू कैन डू दैट। वो सब करने के बाद देन योर आंसर विल बी वेरी लॉन्ग। और अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं स्टार्टिंग में, ये बताओ कि व्हाट वाज द रीकैप ऑफ द स्टोरी इन जस्ट 2 and 3 लाइन्स।
अपने आपको एक चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो आपको छोटे आंसर को इलेबोरेट करना भी आना चाहिए और एक लॉन्ग आंसर को शॉर्ट करना भी आना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन बोर्ड एग्जाम। वहां पे ये नहीं देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज है ना कि देखो, सोचने वाली बात है, आपको अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि आपको ये मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स में लिखना है, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट बुक में नहीं था, आपने नहीं लिखा, आपके एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप किसको बोलोगे कि हमें यहाँ ये बुक में इतना अमाउंट नहीं था, ये बुक में इतना मेटेरियल, बस नो वन टू हियर ना, यहाँ पे कोई नहीं है सुनने के लिए। सो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। आपको खुद एक आंसर लंबा करना और खुद एक आंसर छोटा करना है। सो दिस इज ऑल बाय योर माइंड। आपको अगर अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, आपने अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट लिए हैं, सो यू कैन डू दैट। देन आता है नेक्स्ट मैथ्स। सो अबाउट अगर मैं मैथ्स पे आऊँ तो आई गेस मैथ्स प्रैक्टिस से ही बेस्ट हो सकती है, एंड ये बात तो सर ने भी आपको बताई होगी कि मैथ्स जितना प्रैक्टिस करोगे इट विल बी मोर गुड। तो इस लेवल पे मैथ्स तो कंप्लीट हो ही जानी चाहिए। एंड आई गेस आपका तो सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, तो उस हिसाब से तो आपको बहुत ज़्यादा, जितना मुझे लगा कि सिलेबस तो आपका लास्ट ईयर से तो कम है, सो आप और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करके बेटर कर सकते हो। हाँ, आई गेस ट्रायंगल्स जो चैप्टर था, हाँ ट्रायंगल्स लास्ट जो एक्सरसाइजेस जो थी दैट वाज द टॉप ऑफ द चैप्टर, और जो आपको रिड्यूस हो चुके हैं। सो यू मस्ट बी थैंकफुल कि आपको इतने सारी जो है अपॉर्चुनिटीज मिली है। सो यू कैन यूटिलाइज दैट। आप क्या करो कि आपको जितना है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस हर कोई करेगा, दैट यू हैव टू। एग्जाम्पल्स ऑफ द चैप्टर्स, यू नो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व पेपर उठाना, आप देखोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आते हैं। एंड आफ्टर दैट थ्योरीज, थ्योरीज तो है ही इंपॉर्टेंट, वो तो करनी ही है। थ्योरीज, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप फंसते कहाँ पे हो, आप फंसते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। क्योंकि देखो साइंस जो है एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप बोर्ड में लिखोगे, सब लिखेंगे, मिल जाएंगे मार्क्स। थ्योरी बेस्ड इंग्लिश में लिखोगे, हर जगह लिखोगे, मल्टीपल चॉइस में फंस जाओगे। साइंस में हमारे साथ लास्ट ईयर हमेशा ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में आपके दो कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें वो आपको ट्रिकल करेंगे, हमेशा होता है। एंड हमारे टर्न में ये साइंस और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें हमें ट्रिकल किया गया था। एंड व्हाट वाज दैट कि साइंस में 32 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज में थे, हमारा ये पैटर्न था। एंड मैथ्स में जो है हमें 20 आई गेस 20 ही थे या 32 समवट लाइक दैट, 20 आई गेस एमसीक्यूज थे। सो एमसीक्यूज में ही इंसान फंस रहा था जाके, बस वहीं पे फंस रहे थे। अब हो क्या रहा था कि साइंस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल्स नहीं परफॉर्म किए थे, नहीं प्रैक्टिस किए थे। आई डोंट नो आप में से कितने बच्चों ने अब तक न्यूमेरिकल्स देखे, बट न्यूमेरिकल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जहां तक मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स कहाँ से गए, न्यूमेरिकल से, बिकॉज मैंने जो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया था उसका मेरा आंसर गलत निकला था, ये मुझे पता। और जो मैं न्यूमेरिकल आपको बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल्स आ गए जो फिजिक्स में, मैंने उसी के लास्ट के 2-3 न्यूमेरिकल्स छोड़े थे बिकॉज वो नहीं हो पा रहे थे। एंड न्यूमेरिकल्स आपको जितना प्रैक्टिस करोगे साथ साथ चैप्टर्स के साथ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे अभी तक, जो 10th में थे अभी, तो जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे, मैंने उन्हें अपने एग्जाम्स के बाद जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने उन्हें उसी वक्त बता दिया था कि जब आप चैप्टर पढ़ोगे साइंस का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जो भी, न्यूमेरिकल साथ साथ प्रैक्टिस करना। बिकॉज लास्ट में अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ दोगे दैट विल बी द बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो आप। लास्ट में न्यूमेरिकल्स कभी मत छोड़ना, स्पेशली अभी भी टाइम है, आप न्यूमेरिकल्स अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप फुल टाइम अपना दे रहे हो उस पर, बिकॉज थ्योरी हो जाती है, न्यूमेरिकल्स में इंसान फंस जाता है। देन अगर हम बात करें मैथ्स में, तो वही मैंने बताया, जो हमें मैथ्स में जिस तरीके से ट्रिकल किया था वो ये था कि हमारे जितने जो भी लास्ट टाइम से इतने टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे वो हमें पूछ लिए, और इसी वजह से बच्चों ने सॉल्व पेपर पकड़ रट रखे थे। एंड बच्चे चीटिंग भी सॉल्व पेपर से ही, जो भी थोड़े बहुत कर रहे थे वो सॉल्व पेपर से ही हो रही थी। सो दैट वाज द पॉइंट कि भाई सॉल्व पेपर से ही सब कुछ चल रहा है, तो सॉल्व पेपर में तो क्वेश्चन है ही नहीं है, और बच्चे बाहर आके कह रहे हैं कि नहीं ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, ये क्वेश्चन तो था ही नहीं सॉल्व पेपर में, हमने तो पढ़ा नहीं। भाई लास्ट में एक चैप्टर, मुझे अभी भी आई रिमेम्बर नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज उस चैप्टर के सबसे लास्ट था, हमें स्कूल में भी वो क्वेश्चन स्किप करवाया कि नहीं आएगा आपको, और वही क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया। यस, लास्ट क्वेश्चन अभी भी याद है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया एंड सबने वो क्वेश्चन गलत किया। तो सोचो किस तरीके से, यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम बोर्ड। कभी एक्सपेक्ट मत करना कि हम पढ़ के जा रहे हैं तो ठीक है यही आएगा, नहीं। न्यूमेरिकल्स में भी होता है काफी बार कि हम जो क्वेश्चन इस तरीके से चल रहे हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है कि बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम लिख के आ रहे हैं हमें मार्क्स मिलेंगे, सो दैट्स रॉन्ग। अगर आपके प्रेजेंटेशन नहीं है ना, सो यू कांट गेट एनीथिंग इन बोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू मस्ट हैव टू गेट प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। लाइक इफ यू आर डिफाइनिंग, अगर आपको किसी के बारे में पूछा है व्हाट इज करंट या कुछ भी 1 एम्पियर समथिंग करंट, तो आप क्या करो, पहले डिफाइन, आंसर लिख रहे हो जब आप ऊपर करंट लिखो, एक सबसे पहले आप लिखोगे टॉपिक में करंट,
देन नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करो, ये नहीं वहीं से स्टार्ट कर दिया, एकदम से शुरू कर दिया, नहीं, नीचे वाली लाइन से वो स्टार्ट करो, फिर उसकी जो है यूनिट लिखो, देन लिखो उसके बारे में जो आपको एक्स्ट्रा पता है वो उसके नीचे जो है स्पेस डाल के उस तरीके से लिखो, अपने राइटिंग को प्रोडक्टिव करो। और मैंने क्या किया था कि मैंने 2 तरीके के पेन्स लिए थे, एक राइटोमीटर जो आता है वो बहुत लाइट सा लिखता है, और जो हमारे दूसरे जो बॉल पेन्स आते हैं जो 10 के आते हैं तो वो डार्क लिखते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैं जो डार्क पेन ब्लू पेन था 10 वाला, उसको मैंने हेडिंग के लिए यूज किया था, उसको मैं डिफाइन या हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखने के लिए यूज करती थी, और बाकी जो जो दूसरा राइटोमीटर पेन है उसको नॉर्मली जो आंसर राइटिंग में। और जहां भी आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, लॉन्ग आंसर जब आप लिखते हो तो लॉन्ग आंसर्स में से काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, तो उसको क्या करो, अंडरलाइन कर दो। या कोई अगर एक इंपॉर्टेंट, जैसे हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं, तो जैसे कोई भी डेट आ गई, तो उसको क्या करो, डार्क ब्लू पेन से उसको लिख दो। जो मैं कर रही थी वही ऐसे वैसे ही किया था, वो लिखा। देन उसके बाद, और हिस्ट्री एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसएसटी में स्पेशली आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना। साइंस में भी ऐसा हो सकता है, बट साइंस में आई गेस एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहती है, बट हिस्ट्री में पॉइंट्स ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादा पूछे जाते हैं, वाई, व्हाट आर द रीजंस, या ऐसे जो है जो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में है उसमें से पूछे जाते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन से स्टेप्स लिए थे, उसमें जो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आप पॉइंट्स में आंसर्स को लिखना। और पॉइंट्स भी इस तरीके से लिखना कि आपको मार्क्स, जो वर्ड लिमिट या मार्क्स को है उसको अपने नजरिए में रखना कि व्हाट यू हैव टू। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, मेरे प्री बोर्ड में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने प्री बोर्ड में मिस्टेक की थी कि जो हमारे आ रहे थे क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चन आया था कि आपको एक्सप्लेन करने थे वो वेज, यू हैव टू एक्सप्लेन द वेज, कि जिन तरीकों से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, चेंजेस लाए थे, एक्सप्लेन करने थे। अब मैंने क्वेश्चन को रीड किया, मैंने कहा अच्छा अच्छा एक्सप्लेन करने, उसमें 9 8 9 पॉइंट्स थे, उसमें मुझे भी याद है 8 9 पॉइंट्स, तो मैंने उन 8 9 पॉइंट्स को लिख दिया। वर्ड लिमिट अच्छी खासी थी, हो गया, फुल हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, हो गया। लेकिन सर ने मुझे मार्क्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? बिकॉज सर ने कहा था वहां पे एक्सप्लेन करना, सर ने ये नहीं कहा था मेंशन करो ऑल, सर ने कहा था एक्सप्लेन सम। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कि एक्सप्लेन, अगर उसने कहा है एक्सप्लेन, तो आप बस 2 3 पॉइंट्स को उनको एक्सप्लेन करो अच्छे से कि क्या क्या रहा है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने क्वेश्चन का मतलब समझ लिया, सो हाफ ऑफ योर वर्क इज ऑल्सो डन देयर, आधा काम आपको वहीं पे हो जाएगा। बट अगर आप क्वेश्चन गलत समझ रहे हो या आंसर फिर गलत निकाल रहे हो, सो दैट इज समथिंग जो आपके लिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर भी आपका गलत निकलेगा। देन आता है प्रेजेंटेशन की, जहां तक हमने बात की कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी बोर्ड एग्जाम में स्पेशली, एंड स्पेशली फर्स्ट 5 to 6 पेजेस, उसके अंदर तो आप अच्छे से टाइम दो अपना प्रेजेंटेशन को, आगे भले ही आप लिखते चलो ठीक है, बट फर्स्ट 4 to 6 पेजेस रहेंगे और लास्ट जो 3 to 4 पेजेस रहेंगे उनके अंदर बहुत अच्छे से लिखना, ताकि इंप्रेशन जाएगा आपके एग्जामिनर पे कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, उससे कुछ लिखा है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ उर्दू सब्जेक्ट की, तो उर्दू सब्जेक्ट को मैक्सिमम बच्चे लाइटली लेते हैं, या नहीं कुछ नहीं है, उर्दू सब्जेक्ट को मैक्सिमम बच्चे निग्लेक्ट करते हैं कि हो जाएगा, उर्दू एंड इंग्लिश स्पेशली। तो ग्रामर जो है इंग्लिश में, दैट इज इंपॉर्टेंट पोर्शन। ग्रामर में, इंग्लिश में इंसान फंसता ही ग्रामर में है, जो चीज मैंने रियलाइज की, इंग्लिश में, ग्रामर में, और उर्दू में भी स्पेशली ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं पे जाके आप ट्रिकल हो जाओगे। तो उर्दू में भी यही करना है कि अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है। मैक्सिमम बच्चे उर्दू या हिंदी, जो भी जिसका ऑप्शन सब्जेक्ट है, उसमें क्या करते हैं, इन सब्जेक्ट्स में उर्दू या हिंदी में बहुत कंजस्टेड लिखते हैं, बहुत ज्यादा कंजस्ट करके लिखते हैं। और उस वजह से क्या होता है ना कि अगर आप देखोगे शीट को, आप खुद ही कभी देखना अपनी शीट को, आपको ना बड़ा कुछ अलग सा दिखेगा, स्ट्रेस सा लगेगा कि यार इतना जोड़ जोड़ के लिखा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। तो वही चीज करनी है, यहाँ पे स्पेस दे दे के अच्छा अच्छा आराम आराम से, वो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड चीज, एक और, कटिंग मत करना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। हम क्या करते हैं, हम एक चीज गलत हुई तो बस बैठ गए उसको रगड़ने, नहीं। अगर कटिंग, अगर बाय चांस आपकी मिस्टेक हुई भी है, कभी मैक्सिमम टाइम ये करना कि अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक हुई है, बिल्कुल छोटी सी माइनर सी, आपको एक लाइन आपने नहीं ऐड करनी थी, आपने कर दी इंग्लिश के एग्जाम में, उर्दू के एग्जाम में, तो आप ट्राई करना अगर लॉन्ग आंसर आप उसको ना ही कट करो, बिकॉज इतना नजर जो है नहीं जाती है। बट अगर आप उसको कट करना ही चाहते हो कि आपने कुछ ज्यादा ही गलत लिख दिया, आउट ऑफ माइंड और सब्जेक्ट कुछ आपने लिख दिया है, तो आप क्या करो, उसको जस्ट सिंपल सी लाइन लगानी है, उसको कुछ नहीं करना। ऐसा लगाना है कि आपको दूर से एग्जामिनर जब देखे तो उसको दिखे ना कि आपने कुछ किया है, यहाँ पे कुछ कट किया है। बिकॉज अगर एग्जामिनर ने देख लिया कि आपने कुछ कट किया, ही विल थिंक हाँ कुछ लिखा था, नहीं आता तभी गलत किया, सो डाउट, फिर उसके बाद आगे आपका वही उसी एग्जाम से हिसाब से आपका पेपर चेक किया जाएगा। एंड एक और चीज, जो पेपर हमेशा उस सीरीज में स्टार्ट करो जहां से आपको आता है। मैंने साइंस का पेपर स्टार्ट किया था फ्रॉम डी सेक्शन, बिकॉज एमसीक्यूज में मुझे 1 2 जगह लग रहा था दैट आई कांट डू, क्या पता मुझे डाउट थी, मुझे एमसीक्यूज में जो डाउट था, तो मैंने वो फर्स्ट नहीं किया, मैंने सेक्शन ए से स्टार्ट नहीं किया, मैंने डी से स्टार्ट किया।
बट काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनने ये की सेक्शन बी पहले की, सेक्शन सी फिर की, फिर सेक्शन ए कर दी, फिर सेक्शन बी कर दी। ये क्या किया, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि आप कोई भी सेक्शन उठाओ बट सेक्शन कंप्लीट करनी है। नहीं, क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में जब आप ए से डी में जा रहे हो या डी से ए में जा रहे हो, आपने एक सीरीज पकड़ रखी है, तो जब एग्जामिनर होगा तो वो क्या करेगा ना, वो क्वेश्चन पेपर उठाएगा, उसे पता चलेगा कि हाँ डी सीरीज पहले लिखी है, तो फिर डी करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी, फिर ए, ऑर्डर बन जाता है। बट अगर आपने पहले बी से शुरू किया, वो बी चेक करेगा, फिर देखेगा सेक्शन जो आपने ए लिख दिया, फिर वो ए पे जाएगा। सो एग्जामिनर भी तो ट्रिकल होगा ना, उसको भी इतने सारे एग्जाम्स चेक करने। अब काफी लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप पेपर मिक्सअप कर रहे हो तो आपके मार्क्स कट होंगे, या अगर आप जो है सेक्शन वाइज लिख रहे हो तो नहीं होंगे। बट आई थिंक व्हाट इज बेस्ट कि अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो आप या तो ए से डी में स्टार्ट करो या डी से ए में स्टार्ट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से एग्जाम आ रहा है। देन जहाँ तक मैंने बात की डायग्राम्स, डायग्राम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जितना भी आपको साइंस में या साइंस में स्पेशली जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन चूज करने की कोशिश करो जिसमें आपको डायग्राम्स बन सके, ताकि डायग्राम जब आप बनाओगे ना तो आपके सामने वाले पे दैट इज सेम थिंग, इंप्रेशन जाएगा। आपको सबसे बड़ी बात चीज करनी क्या है बोर्ड एग्जाम में, इंप्रेशन डालना है एग्जामिनर पे, कि जब वो आपको क्वेश्चन जो आंसर शीट जब चेक करेगा तो उसे लगना चाहिए पढ़ने वाला बच्चा है, उसे पता है कुछ, बिकॉज थ्योरी हर कोई लिख लेगा बट आपको डायग्राम अपनी अच्छी करनी है। मैक्सिमम बच्चों की आई डोंट थिंक डायग्राम अच्छी होती है, जब तक मैंने देखा है, मेरी खुद के काफी सारे फ्रेंड्स जिनकी डायग्राम अच्छी नहीं थी। बट जैसी भी है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपकी डायग्राम्स ठीक हो जाएंगी। वो डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, आपकी डायग्राम्स जो है वो परफेक्ट तो नहीं हो सकती बट हाँ मतलब ठीक हो, जब समझ आ जाना चाहिए कि क्या लिखा है। और स्पेशली डायग्राम के नीचे ये भी लिखना है कि कौन सी किस चीज की डायग्राम है। ऐसा नहीं है, काफी सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि डायग्राम बना दी और नीचे लिखा ही नहीं कि है क्या, और काफी सारे ऊपर लिखते हैं। एक चीज बता दूं कि डायग्राम हमेशा जब भी बनाते हो आप उसके बारे में नीचे लिखा जाता है, ऊपर ही लिखा जाता है कि ये डायग्राम कौन सी है। जैसे जो भी हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो भी हो गया, ऊपर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है कि ये किस चीज की डायग्राम है। स्पेशली साइंस में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल होती है। अब हमें जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि हमें जो लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन आए थे न्यूट्रिशन पे और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, हमें क्वेश्चन आया था, हमें ऑप्शन आया था इनमें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने न्यूट्रिशन वाला चूज किया था बिकॉज दैट वाज इजी, वो सबको ही पता होता है जो हार्बीवर्स कार्निवर्स। बट मैंने चूज किया एक्सक्रीशन बिकॉज उसमें वहाँ पे आपको डायग्राम ज़्यादा बनाने को मिल जाएंगी, है ना। किडनी आ गई, नेफ्रॉन आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, टोटल 2-3 डायग्राम्स बन जाएंगी। शीट्स भी जल्दी फिल होंगी, करना ही है या बोर्ड एग्जाम में शीट्स जल्दी फिल करनी है। तो ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी लिखते चलो, शीट्स फिल करते चलो, मतलब इन अ गुड जो आपको समझ में है अच्छे से उनसे शीट्स फिल करनी है। और दैट मैटर्स, आप कितना लिख रहे हो दैट मैटर्स। जो मैक्सिमम हमारे स्कूल में तो यही बताया गया है कि थोड़ा लिखो, प्रोडक्टिव लिखो। बट आई गेस बोर्ड में जो है ये होता है कि लिखना है आपने, लिखना है, प्रोडक्टिव लिखो ना लिखो, लिखना है आपने। सो जो है एक स्पेशली उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश या आई मस्ट से सारे सब्जेक्ट्स में आपको हैंड राइटिंग अपनी बहुत फास्ट रखनी है। इतना नहीं है कि आप बहुत स्लो चल रहे हो, आपको लगेगा कि यार 3 आवर्स बहुत ज्यादा टाइम है, बट नो, इट्स नॉट मच। आपको बहुत कम टाइम लगेगा जब आप लिखना स्टार्ट करोगे। स्पेशली मैथ्स में तो आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा कैसे हाथ से निकल जाएगा, यू वॉन्ट नो। और मेरे साथ मैथ्स में ये चीज हुई थी कि मैंने जब मैथ्स का एग्जाम खत्म कर लिया था, मैंने एग्जाम कंप्लीट कर लिया बिफोर टाइम, हाफ आवर पहले मेरा एग्जाम खत्म हुआ था। एंड मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम छूट गया था, मेरा एग्जाम छूटा नहीं था। मेरा एग्जाम मैंने कंप्लीट अटेम्प्ट किया, मेरी इतनी स्पीड थी, मुझे हर आंसर दिमाग में छप गया था कि मुझे कौन सा आंसर कहाँ लिखना है। बट जब मैं आंसर पेपर मैंने 2 बार रीचेक किया, जब मैं 3rd टाइम पेपर रीचेक करने लगी तो मुझे क्वेश्चन पता चला जिसका आंसर मुझे लग रहा था कि मैंने गलत लिखा। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरा आंसर गलत है, बट मुझे ये नहीं पता चला कि आंसर सही कैसे करना है। और मैं आंसर जब बार बार मैं प्रोसेस करती रही उसको, तो मैंने जब शीट मांगी, सो एक चीज याद रखना, शीट्स एक्स्ट्रा लेके रखना पहले से। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपको आधे घंटे पहले जब आप शीट्स, आपको पेपर आप रीचेक कर रहे हो, जो मेरे साथ हुआ कि मैंने पेपर रीचेक किया तो मैंने सर से शीट मांगी कि मुझे शीट दो, मैं अपना आंसर सही करूँ, तो सर ने शीट नहीं दी उस वक्त। और फिर हाफ आवर अभी स्टिल था बट उन्हें शीट नहीं दी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेरा जो है क्वेश्चन गलत हो गया था। आई गेस मेरे वहीं से मार्क्स गए, साइंस और मैथ्स नहीं जो कर रही थी मैं। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट करनी है कि पहले बोर्ड एग्जाम में जब आप लिख रहे हो, शीट्स पहले से अपने पास रखना। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नो, आप जब पेपर रीचेक कर रहे हो क्या पता आपका कहाँ पे क्वेश्चन गलत निकला है। एंड अगर ऐसा बाई चांस आपके साथ हो भी रहा है, सो आपने अगर कभी देख लिया कि आपका आंसर गलत है या आपको शीट नहीं मिल पाई, आपने सही नहीं किया, सो एट द एंड आपने टाइम देखना है कि क्या आप इस क्वेश्चन को इस टाइम में सही कर पाओगे और इस तरीके से सही कर पाओगे कि एग्जामिनर जो है वो देखिए और आपको मार्क्स दे दे। अगर आप कर पा रहे हो देन दैट्स वेरी गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे हो सो डोंट टच दैट आंसर, उस आंसर को फिर टच मत करो, फिर जैसा है वहीं पे रहने दो उसको। मैंने पूरी मैथ्स के पेपर की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दी थी, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ बिकॉज बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी मैंने मैथ्स की। बट मैंने क्या किया कि जब मैं लास्ट पे आई 18 to 19 शीट्स के बाद, वही क्वेश्चन जो मैंने गलत किया
मैंने क्या किया, मैंने उस क्वेश्चन को उसी शीट पे साइड पे, हाँ उसी क्वेश्चन को मैंने थर्ड जो लीनियर इक्वेशनिंग, मैं इनको भी बहुत बार बताता रहता हूँ आपकी एग्जाम के लिए का ये वाला क्वेश्चन। हाँ मैंने वो क्वेश्चन गलत किया, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। मैं जब बाहर आई मुझे आंसर याद भी आ गया, आंसर एग्जाम जो हॉल में बैठ के आंसर मुझे याद आ गया, बट स्टिल मैं उसको सही नहीं कर पाई क्योंकि मैंने जब साइड पे आंसर लिखा, मेरा आंसर शायद मुझे ये तक याद नहीं है अभी कि मैंने वो आंसर सही लिखा या नहीं। पैनिक इतना मैं हो गई थी उस टाइम पे कि मुझे अभी तक याद भी नहीं है कि वो आंसर मैंने सही लिखा गलत। सो अगर वो आंसर सही भी था तो मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले, बिकॉज मैंने वहां पे उस क्वेश्चन को कट करके उसके साइड पे मैंने लिख दिया था और मैंने इस तरीके से लिखा था कि मुझे खुद को लग रहा था कि मुझे मार्क्स मिलने ही नहीं वाले। हाँ मेरे जाएंगे, मुझे पता था बिकॉज मैंने इस तरीके से, मुझे देख के लग गया था ना कि नहीं मिलेंगे मार्क्स, बिकॉज एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इस तरीके से लिखो कि उसको दिखे कि हाँ लिखा है कुछ। मैंने वो क्वेश्चन कट करके इतने गंदी तरह साइड पे लिख दिया था कि समझ में भी नहीं आया होगा अगर आंसर सही होगा। सो अगर ऐसा हो भी रहा तो डोंट पैनिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैनिक मत करना। वहां पे मैंने कर दिया था तो मुझे लगा मैंने पैनिक किया था वहां पे। अगर कुछ गलत हो रहा है सो डोंट वेरी, बाकी आंसर शीट देखो कि यार बाकी तो ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अगर आई गेस अब तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, शीट पहले से लेके रखना अपने पास एक्स्ट्रा, ताकि आप एट अ मोमेंट आपको किसी टीचर के आगे आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े कि आप शीट नहीं ले पाए। आपको शीट पहले से लेके रखनी है और वो आपको यूज हो ही जाएगी, ना हुई तो शीट्स बहुत है उनको दे देना वहीं पे। तो वो चीज़ जो है एक इम्पॉर्टेंट रहती है। बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखना। एंड मेरे ख्याल से इस वक्त तक रिवीजन का टाइम नहीं है जहाँ तक मुझे लगा। इट्स टाइम ऑफ रिवीजन 8 जनवरी। आपको देखो, आपको खुद आप देखो कितना टाइम रहा है आपके एग्जाम्स को, और 2 मंथ्स से ज़्यादा तो नहीं रहा होगा आपके एग्जाम्स को, बोर्ड एग्जाम्स को। सो हुआ ये था कि टेस्ट अटेम्प्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट जो ट्यूशन में टेस्ट तो रेगुलर हो ही रहे थे। हमारे स्कूल का सिलेबस तो अगर मैं बात करूँ काफ़ी देर में जो है कंप्लीट हुआ था, काफ़ी नवंबर में आई गेस कंप्लीट हुआ था, बट ट्यूशन में मेरा सिलेबस काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया था। सो लाइक October 2 को हमारे जो है टेस्ट स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे, रेगुलर वीकली टेस्ट हमारे स्टार्ट हो गए थे। एंड वो टेस्ट बहुत यूजफुल थे। आपको आता है आपको नहीं आता, दैट डजंट मैटर। आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने, आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। एंड अगर आप टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं करोगे, टेस्ट में बैठ के चीटिंग करोगे, तो आप खुद से ही धोखा कर रहे हो। एट दिस टाइम आई गेस, जब अगर मैं बात करूँ आप 10th में हो आप लोग, तो इतना तो होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं चीटिंग अगर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो किसका लॉस है। टीचर का कोई लॉस नहीं है, आपका खुद का लॉस है। सो आपको अगर आपको मिस्टेक निकलेगी, टीचर से झगड़ा मत करो मार्क्स से, जस्ट गो एंड से कि आपका गलती क्या है। यू हैव टू नो द मिस्टेक, और मिस्टेक से आपको पता चलेगा, यू विल लर्न फ्रॉम इट मिस्टेक, आपको अपनी गलती जो है बोर्ड में नहीं करनी है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। और मैं अगर खुद की बात करूँ, सो जनवरी तक, इस टाइम तक तो एटलीस्ट एक बार सिलेबस अच्छे से, डोंट डिपेंड ऑन एनी टीचर, डोंट डिपेंड ऑन एनी यूट्यूब, डोंट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द बैच कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अपना सिलेबस खुद कंप्लीट करो। इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना, मेरा हो गया था, एक बार तो हो ही गया था। एंड सेकेंड टाइम मेरे ट्यूशन के रेगुलर टेस्ट चल रहे थे, उसमें मेरे स्कूल के टेस्ट चल रहे थे, मैं उसमें रिवाइज किए जा रही थी। ट्यूशन टेस्ट चल रहे थे, उसमें रिवाइज किए जा रही थी। फिर मेरे स्कूल प्री बोर्ड हुए, उसमें सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज किया। ट्यूशन प्री बोर्ड हुआ, फिर से रिवाइज किया, एंड देन बोर्ड में जाके रिवाइज किया। सो जस्ट इमेजिन कि किस तरीके से रिवीजन हुई है। तो आपको रिवीजन ऐसी होनी चाहिए कि मतलब सब कुछ माइंड में हो, तभी आप मतलब आपको आंसर्स भी याद रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैथ्स में सर ने ये चीज़ तो हमें पहले ही कह दी थी कि मैथ्स में ऐसा करो कि आंसर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की याद कर लो, बिकॉज आंसर आपको याद हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल लर्न द आंसर, वो चांसेस याद हो जाएंगे और वो करने भी पड़ेंगे। बिकॉज आप एग्जाम में अगर कभी आंसर आपको निकलेगा तो आपको पता चलना चाहिए आपका आंसर सही निकला गलत निकला। कभी कभी हम स्टेप्स गलत भी कर देते हैं, तो वो होना चाहिए कि आपको अभी तक बोर्ड में ऐसा होता है ना, बोर्ड में वैल्यू डिजिट नहीं चेंज होती है, बुक का ही क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट ये बुक का। सजेस्ट किया था मैंने कि मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर याद क्योंकि कई बच्चे फॉर एग्जांपल सोचेंगे ऐसा भी रटा हमारे, ऐसा नहीं है। बोर्ड के हिसाब से मैंने ये चीज करनी है, बोर्ड के हिसाब से आपको भी ये चीज करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दोगे, उनके आंसर्स याद करना, वो आंसर्स आपको खुद ही याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते करते अगर आप करोगे तो याद हो ही जाने, खुद ही हो जाते हैं याद। और टेस्ट एनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यू विल नो कि आपको कहाँ पे मिस्टेक है कहाँ नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ट्यूशन के स्पेशल टेस्ट में तो वही क्वेश्चन बार बार डाले जाते हैं जो डाले गए थे, जो प्रीवियस आज क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही डाले जाते हैं। तो आपको उधर से एंड बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ ये मत करना कि जो ट्यूशन में क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जो स्कूल में डाले जा रहे हैं एग्जाम्स में, वही पढ़ के जा रहे हो, सॉल्व पेपर में आप वही पढ़ के जा रहे हो, रिग्रेट करोगे बाद में दो, क्योंकि 2 एग्जाम तो ऐसे आएंगे जो आपको ट्रिकल करेंगे। और ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा गंदे चले जाएं आपके, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई थी बच्चों की उस वक्त में। मैथ्स का एग्जाम जब हुआ था एंड साइंस का एग्जाम जब हुआ था, कितना उस वक्त में हुआ था, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। मतलब स्कूल जो आप खुद इमेजिन करो, स्कूल ने क्वेश्चन छोड़वा दिया, स्कूल के टीचर्स ने, कि नहीं आने वाला है,
तो वो क्वेश्चन आ रहा है, सो व्हाट यू कैन प्रेडिक्ट, व्हाट यू हैव लर्नड। मैथ्स में जितने क्वेश्चन, जितने एक लाइन बाय लाइन चैप्टर के जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, व्हाट यू हैव लर्न, सब कुछ रीड करो, सब कुछ। बिकॉज अगर आपको चाहिए कि आपको पास हर कोई हो जाएगा, एवरीवन विल गेट पास, सब पास हो जाओगे। मैंने खुद ऐसे बच्चों को देखा कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, मुझे लगे जिनकी 8th पास नहीं हुई, जिनकी 9th पास नहीं हुई, उनकी 10th पास होगी, पास हो जाओगे। और ऐसा नहीं कि मर मर के पास होगे, 60-70% से हो जाओगे पास। मैं बोलती हूँ आधे से ज्यादा बच्चों के तो 450 तक मार्क्स थे, 450, 460, 470 आ जाते हैं मार्क्स। बट जानता कौन है उनको, मतलब नहीं ना, कोई पूछेगा तो नहीं ना कि हाँ ठीक है पास हो गया, इतने मार्क्स है, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अगर आप कुछ करोगे 490, अगर आपको मार्क्स लाने ही है, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ कुछ करना है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए 10th में, देन दैट्स अप टू 490 एंड 490 से ऊपर। अब वही करो कि 490 एंड 490 से ऊपर अगर आपको मार्क्स चाहिए, देन यू हैव टू डू दिस थिंग। आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, देन आपका जाके जो है इस तरीके से आपके जो है एग्जाम्स जो है निकलने वाले। एंड मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि मैं जो उर्दू की, जो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, उर्दू या हिंदी जो भी था, मैंने उर्दू रखी थी। तो मेरे उर्दू के जो स्कूल के टीचर थे कभी मार्क्स नहीं देते थे। आउट ऑफ 60 मुझे देते 32, आउट ऑफ 80 मुझे 42, 43, 44। स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगा, बहुत रोई कि जस्ट सोचो कि आप इतना अच्छा पढ़ रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स। आप सोच रहे हो कि ये क्या है, मैं तो इतना अच्छा लिख रही हूँ, मैं तो इतना अच्छा लिख रहा हूँ, बट दैट्स फॉर योर बेनिफिट। वो हमें की बता रहे थे कि व्हाट्स योर मिस्टेक्स, भले ही वो मिस्टेक आपको इलॉजिकल लगेंगी, यू नो। मिस्टेक क्या लग रही थी, जिसने उर्दू रखा हो दैट कैन रिलेट के, जो हमें नोट आती हैं, जो भी दास्तान का नोट आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो बड़ा सा नोट होता है, वो कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो उन 5 मार्क्स में मैंने पूरा लिखा, मैंने पूरी 2 शीट्स फिल की हैं पूरे अच्छे से, एंड पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिखा। एंड मैंने ऊपर क्या कर दिया कि मैंने जब क्वेश्चन नंबर का जो मैंने डाला ना, क्वेश्चन नंबर, मैंने वो क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, मैंने सीधा लिखा वहां पे जवाब एंड ऊपर दास्तान लिख दिया। एंड सर ने मेरे को 5 to 6 मार्क्स नहीं दिए कि आपने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। मुझे इलॉजिकल लगा कि इलॉजिकल है, नहीं कटने चाहिए थे मार्क्स, बट दैट वाज लॉजिकल। आप अगर वहां पे क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालोगे ना, तो आपका सारा भाड़ में गया, फिर आप जो भी लिखते रहो, नो वन केयर्स। और जो आप लिखते हो, मुझे हिंदी की तो उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, सॉरी, मैं उर्दू जो जिन रखा उनको बता रही हूँ कि जब आप लिखते हो खुलासा जिसपे चैप्टर का, तो उसका स्टार्टिंग का जो रहता है ना, ऊपर से जो इंट्रोडक्शन रहता है आपका, दैट्स इंपॉर्टेंट। हवाला जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपने हवाला को प्रोडक्टिव लिख दिया ना, बहुत अच्छे से लिखा है 3-4 लाइन में, तो कोई नहीं पढ़ने वाला आपको खुलासा, कोई भी नहीं पढ़ता है इतना लंबा, कोई नहीं पढ़ता। आप ना कहानियां लिख के आ जाओ उधर, कोई भी कहानी लिख के आ जाओ, नहीं पढ़ने वाला कोई, स्पेशली उर्दू में खुलासा वगैरह जो होता है, कोई नहीं पढ़ने वाला। आप कहानियां लिख दो, लेकिन ऊपर जो आप लिख रहे हो ना, फर्स्ट 3-4 लाइन, उसको अगर आपने गड़बड़ कर दी नीचे, फिर आप चाहे बुक की लाइन लिखो चाहे अपने लिखो, यू विल नॉट गेट मार्क्स। अच्छे से लिखो कि किसने पूरा क्लियर, कि ये जो है दिया गया, जो भी हमारा सबक किस किताब से, किताब का नाम भी लिखो, किस किताब से लिया गया है, कौन सा जो है चैप्टर का नाम क्या है, किस ऑथर ने लिखा है वो, या जितना भी जो भी कुछ इंट्रोडक्शन में आपको जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है चैप्टर में, और स्पेशली जो राइटर्स के नीचे जो इंट्रोडक्शन दिया, राइटर्स के नोट जो होता है उसके लास्ट पे लिखा गया होता है कि ये चैप्टर जो है उसने कब लिखा, या किस टाइम पे लिखा, या क्यों लिखा, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो अपने जो शुरू के टाइम में ऐड करोगे, सो दैट विल बी, जो एक इम्प्रेशन जाएगा कि हाँ। और जो गज़ल की तशरीह जब आप लोग करते हैं, गज़ल की तशरीह में भी हवाला जो ऊपर आप लिखते हो वो इम्पॉर्टेंट है, और तशरीह इस तरीके से लिखना कि सामने वाले को कुछ भी नहीं पता, सब आप समझा रहे हो। तशरीह क्योंकि इस तरीके से ही होनी चाहिए, तशरीह ऐसा करो कि खुलासा। और एक और जो सियाको सिबाक का आपको आता है कि चैप्टर में से एक कोई पॉइंट, कोई 5 लाइन्स आपको उठा लेंगे और बोलेंगे कि इसका खुलासा करो सियाको सिबाक के साथ। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करूँ कि तशरीह और खुलासे में डिफरेंस क्या है। तशरीह होती है कि जब आप क्या करते हो कि किसी को शॉर्ट करके लिखते हो, और खुलासा होता है लॉन्ग करके। अब आपको वहां पे लिखा होता है खुलासा लिखिए, 5 मार्क्स का अक्सर क्वेश्चन होता है। मैं सोचती थी कि 5 मार्क्स का क्यों देते, जब आप उर्दू की लाइन रीड करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई इसका मतलब क्या है। सो व्हाट दे वांट इज कि आप लिखो शुरू में, उसी तरीके से स्टार्ट करना है कि किसने लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कहाँ से लिया गया है, एंड फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन इस तरीके से करना है कि जैसे आप सामने वाले को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, माह किसको बोलते हैं, महीने को बोलते हैं, ये समझना कि माह का मतलब भी उसको नहीं पता। आप इस तरीके से कि महीना, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन खुलासे में जितनी दोगे दैट विल बी गुड, और उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले उस चीज के। इंग्लिश में भी सेम चीज करनी है, जितने वर्ड लिमिट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। और अगर मैं बात करूँ, इट विल नॉट हेल्प यू नाउ, अभी सिर्फ आपको ये चीज हेल्प नहीं करने वाली, आपको आगे चल के भी ये चीज हेल्प करेगी। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं अलीगढ़ में जो है, जब मेरे फर्स्ट टाइम जब हमारा क्लास टेस्ट हुआ, तो हमें मैम ने कहा कि आप जो है तशरीह लिखो। हमें वहाँ पे नोट्स की मेकिंग की होती है, कंपल्सन नहीं होती है, तो हमने नोट्स देखे नहीं थे, एंड मैम ने कहा कि आप गजल की तशरीह लिखो। तो जब मैंने तशरीह लिखी वहाँ पे, मैंने पहले हवाला लिखा एंड प्रॉपर, देन मैंने तशरीह पे गई। सो मैम मुझसे इतनी इम्प्रेस हो गई कि मैंने किस तरीके से वो चीज़ लिखी है,
बिकॉज मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे, उन बच्चों को वो चीज़ नहीं पता है जो हमें यहाँ पे सिखाई जा रही है. सो आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए. अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे पता है कि आपको इस तरीके से लिखना है, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. एंड अपनी लैंग्वेज पे जो वोकेबलरी है वो उस पर ध्यान दो. साइंस, एसएसटी, मैथ्स में तो वोकेबलरी डजंट मैटर, बट आई गेस इंग्लिश में और उर्दू में वोकेबलरी मैटर्स. उर्दू या हिंदी जो भी है उसमें वोकेबलरी, आपको जितने वर्ड्स आप नए ऐड करोगे अपने आंसर में, जितने भी न्यू वर्ड्स ऐड करोगे, सो वो ऐसे वर्ड्स ना जो आपको अपनी राइटिंग को स्पेशली ना दम वाला बनाना है, नॉर्मल नहीं. जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि उर्दू लिखी तो बस उसी में लिख दी. मैं भी ऐसे ही करती थी, उर्दू लिखी तो बस इस अंदाज में लिख दी कि हाँ नॉर्मल सिंपल. बट नहीं, प्रोडक्टिव बनाओ. इतना भी प्रोडक्टिव मत बनाओ कि सामने मेरे को समझ ही ना आए आपने कौन सी उर्दू लिख दी है, बट ऐसा लिखो कि लगना चाहिए उर्दू का स्टूडेंट है, उर्दू का. बिकॉज जो हम नॉर्मल बात करते हैं उससे भी, मतलब हमारी उर्दू तो सामने पता चलती नहीं है, हम उर्दू इंग्लिश हिंदी सब कुछ मिक्स ही बोलते हैं. सो इस तरीके से आप अगर उर्दू एग्जाम में लिख के आओगे दैट विल बी रॉन्ग. और एक और चीज़ कि मैक्सिमम बच्चे सॉल्व पेपर से आंसर्स भी लिखते हैं, सॉल्व पेपर गाइड. मैंने खुद पर्सनली गाइड प्रेफर की थी, मैं बोल रही हूँ, बट गाइड्स प्रेफर पता है किस चीज़ के लिए करनी है? आंसर्स के लिए नहीं, क्वेश्चंस के लिए. जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, उन सबको सिर्फ क्वेश्चन देखना है आपने. ऐसे देखने के आंसर है ही नहीं गाइड पे, आंसर मत देखना. गाइड्स पे आंसर अक्सर गलत होते हैं, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर गलत होते हैं. आपको क्वेश्चंस देखने, आपको पहले क्वेश्चन देखना है, पहले अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करो, फिर ये काम करने बैठना. सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है और गाइड और सॉल्व पेपर लेके बैठ गए तो किसी काम का नहीं है. पहले सिलेबस कंप्लीट किया और गाइड हाथ में ली, क्वेश्चन देखा कि पहले तो आपको वही बुक वाले क्वेश्चन दिखेंगे, देन बाद में जब आप आगे जाओगे तो दूसरे क्वेश्चंस नजर आएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं. आप खुद को देखो कि माइंड में ही, जरूरी नहीं है लिखना. मैं अगर खुद की बात करूँ, मुझे मैथ प्रैक्टिस करने के अलावा किसी भी सब्जेक्ट को लिखने की प्रैक्टिस करने में बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैंने ना कभी प्रैक्टिस की, बिकॉज मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी. मुझे लगता था ये टाइम वेस्ट है. अब मुझे नहीं पता किसका माइंड कैसा, अपने अपने अलग अलग इंसान का माइंड होता है, तो आपको जैसा सही लगे. अगर आपको लग रहा है कि आपको लिख के सही लगेगा सो यू कैन राइट. बट मैंने क्या किया था, मैं बस क्वेश्चंस को देखती थी, अपने माइंड में ही उसका माइंड मैप बना लेती थी कि हाँ अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करूंगी इसको. पहले मैं इंट्रोडक्शन ये लिखूंगी, बॉडी एंड ऑल द कंक्लूजन, इस तरह से किया. देन उसके बाद आप जा रहे हो किस पे, लैंग्वेज वर्क एंड ऑल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे इंग्लिश में स्पेशली लैंग्वेज वर्क, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. लैंग्वेज वर्क एंड ग्रामर बहुत ज्यादा, उसको हर चैप्टर के लैंग्वेज एंड ग्रामर. अब ऐसा होता है कि काफी बार ऐसा आप देखोगे कि यार ये लैंग्वेज वर्क तो जरूरी नहीं लग रही, वही ये जरूरी नहीं लग रही, आपने छोड़ दी. नहीं, आपको अटेम्प्ट जो चैप्टर की, स्पेशली बोर्ड का ये होता है ग्रामर अलग आती है, अलग सिलेबस आता है ग्रामर का. बट हम लोग क्या करते हैं, हम उस ग्रामर के सिलेबस के चक्कर में अपने चैप्टर्स के एंडिंग पे जो लैंग्वेज वर्क और ग्रामर वर्क होता है हम उसको छोड़ देते हैं. हम ये समझते हैं कि जो ग्रामर जो हमारे होगी उसमें ही हम इसको क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे, उसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा. बट यू डोंट नो उसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है. सो जब चैप्टर पढ़ रहे हो, जब चैप्टर को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, हो गया, थ्योरी पार्ट हो गया, तो जब ग्रामर पे जा रहे हो उस लैंग्वेज वर्क को भी प्रैक्टिस करो. उस लैंग्वेज वर्क को पहले पढ़ो, आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च करो, अच्छे से मिल जाएगा, वहां पढ़ो, वहां प्रैक्टिस करो. जब ये सब हो जाएगा तो गाइड के लास्ट पे ग्रामर पोर्शन दिया गया होता है, बहुत सारे उसके अंदर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस पेपर, बहुत सारे. मैंने खुद देखे, मैंने इतने प्रैक्टिस किए थे वो पेपर्स के, मतलब खत्म नहीं हुए थे वो. जब मैं एग्जाम देने गई थी तब भी खत्म नहीं हुए थे, इतने सारे प्रैक्टिस पेपर हैं. अगर रोज भी आप एक एक पेपर ही भी कर रहे हो, एक पेपर में आई गेस एक पार्ट में 15 to 16 क्वेश्चन होते हैं. मॉडल्स के हो गए, मॉडल्स तो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, मॉडल्स हो गए या जो टेंसेस होगी, ये आपको प्रैक्टिस से ही आने वाले हैं. उसके अंदर जो है अपनी प्रैक्टिस जो है उतनी ज्यादा करते चलो, तो उसके लिए गाइड आई गेस आप ले सकते हैं. तो मैंने तो यही किया था कि मैं गाइड्स पे ही जो है लिखी जा रही थी, उन्हीं गाइड्स के ऊपर प्रैक्टिस किया था, और उधर से जो है इंग्लिश जो है वो हो गई थी. एंड जो लेटर्स वगैरह हो गया, ऐसे हो गए, ऐसे कभी वही है सेम, फर्स्ट पार्ट से ही लिखना, फर्स्ट अच्छे से लिखना है. कॉट्स वगैरह ऐड करना अपनी ऐसे राइटिंग में. ऐसे राइटिंग में कॉट्स या थॉट्स या जो भी ऐसी जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंटली ऐड करना, वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. और ऐसा बना कुछ फैक्ट्स ऐड करने की कोशिश करना. अब नॉर्मल तो आपको पता ही है किस चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकते हैं. पॉल्यूशन हो गया, आप गाइड उठाओगे तो गाइड पे आपको मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयरली या कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जिस पे ऐसे आते होते हैं, जैसे पॉल्यूशन या कुछ अभी वर्ल्ड लेवल पे जो इंपॉर्टेंट चल रहा है, जैसे कोरोना का हो कुछ टाइम पहले था, तो कुछ इस टाइप के जो टॉपिक्स वही रहते हैं, कुछ इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस ही रहती है. तो जितने भी ये क्वेश्चन रहेंगे तो उनको क्या करना, उनके में छोटे छोटे फैक्ट्स, इतना तो आई गेस हर इंसान के माइंड में होता ही है. सो जैसे अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल गया तो उसके अंदर ऐसा ऐड कर ट्राई करना कि कोई कॉट ऐड कर सको. मुझे याद नहीं है कि कौन सा टॉपिक था, बट हाँ मैंने जैसे महात्मा गांधी का एक कॉट जरूर ऐड किया था. और ऐसा नहीं कि कॉट को बीच में लिख दिया और पढ़ने वाले को पता ही नहीं चला कि आपने कहाँ कॉट लिखा, कहाँ स्टार्ट और कहाँ खत्म. नहीं, पैराग्राफ एंड किया और डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल के ब्लू पेन से, अच्छे डार्क ब्लू पेन से लिख के और नीचे लिखना कि किसने लिखा है. और इस चीज में श्योर रहना कि लिखा इसी ने है
और यही लिखा है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में है कुछ आपने वो लिखा। अगर आपको पता है कि ये कोट जो है इसने लिखा है, इस कोट का मतलब ये था, तो आप वो लिख के नीचे आप ये लिख सकते हो कि दिस आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट आर टोल्ड बाय दैट, ऐसा लिख सकते हो। बट एग्जैक्ट मत लिखना, बिकॉज वहां से भी आपके मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं। फिर उस तरीके से जब श्योर हो तभी फैक्ट्स लिखना, बिकॉज फैक्ट्स पे सबसे पहले नजर जाएगी और वहीं से आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं। और रही बात लेटर्स की या इन सब चीज़ों की, तो उन पे जो है आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है कि उसमें आप कोई भी कटिंग या ऐसा कुछ ना करो। बहुत ध्यान से लिखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से, स्पेशली जब स्टार्टिंग की आप कुछ लाइन्स लिखते हो, है ना, तो उन लाइन्स में जो है सैल्यूटेशन वगैरह जब होती है तो उनमें अगर आपने कटिंग कर दी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मीन्स आपको ध्यान रखना, स्पेशली लेटर क्या कुछ भी लिख रहे हैं, सबसे पहले पूरा कंसंट्रेशन वही होना चाहिए कि मैं क्या लिखने वाली हूँ, 10 पर सोचो माइंड में, देन लिखो वहां पे। सो यही बोर्ड एग्जाम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंसान ये तो है कि भाई सोच के लिखना है, गलती नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी देनी है, एंड टाइम बहुत कम है। सो वो आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। एंड आई गेस अगर आप टेस्ट एंड ऑल टाइम पे कर रहे हो अटेम्प्ट, तो आपको इतना तो हो ही गया होगा प्रैक्टिस कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो उस तरीके से करना है कि आपकी कटिंग वगैरह। और एक मिसकंसेप्शन बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं बोर्ड एग्जाम की शीट्स ना, ये चीज़ देखो बताने के आई गेस नहीं बताते होंगे काफ़ी लोग, मुझे लगा कि बताने लायक है। देखो हम बोलते हैं ना कि आप जो लेटर लिखते हैं वो एक शीट पे आना चाहिए पूरा, लेटर या एप्लीकेशन जो भी। हमारी शीट्स होती हैं कैसे लंबी, ऐसे हम लिखते हैं तो ठीक है, इधर आया ऐसे, वो 3-4 आई गेस 10 to 15 लाइन्स तो वहीं पे निकल जाती है ऊपर, सैल्यूटेशन, डेट एंड ऑल, उन सब में, सब्जेक्ट में। फिर हम जब लिखेंगे तो हमें बॉडी भी तो कुछ लिखनी है ना, अच्छा सा। आप 1-2 लाइन तो हम कंप्लीट कर नहीं पाएंगे अपने लेटर या एप्लीकेशन को। तो हम लोग क्या करते हैं कि बस उनको लिखा 2-3 लाइन कि ठीक है भाई इसी पेज में खत्म करना है, तो कंजस्ट करके लिख दिया। बट आई गेस बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो बोर्ड एग्जाम में जो शीट्स मिलती हैं वो कुछ इस तरीके से वाइड होती हैं। तो अगर आपका हैंड राइटिंग इतना है कि आपको उसके अंदर आ रहा है, आप अच्छा खासा कंटेंट उसके अंदर डाल पा रहे हो, देन दैट्स गुड। बट अगर नहीं आ पा रहा है, सो गो ऑन टू द नेक्स्ट शीट, जाओ। और अगर आप नेक्स्ट शीट पे डाल, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप नेक्स्ट शीट पे गए तो शुरू में ही लिख दिया थैंक यू योर फेथफुली, नो। आपको वहां से फिर लिखना पड़ेगा अच्छे खासा, ताकि लगे एग्जामिनर को कि हाँ भाई नेक्स्ट शीट यूज किया तो कुछ लिखना भी था तभी यूज किया। बट आई विल सजेस्ट कि आप ट्राई करना कि अपनी हैंड राइटिंग को लेटर में कंजस्ट करके ही लिखने की कोशिश करना, और थोड़ा स्पेस कम देना, ताकि आपका एक ही शीट पे जो है वो लेटर निकल जाए। सो आई गेस इट विल बी गुड इंप्रेशन के एग्जामिनर जो चेक करेगा तो वो अच्छा। और लेटर में भी मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, ऊपर आंसर जो क्वेश्चन नंबर जो है नहीं डालते, सीधा लेटर लिखना या एप्लीकेशन लिखनी स्टार्ट कर दी। सो गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड एग्जाम में कि सामने वाले को पता चलना चाहिए आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, हर एक चीज नंबर क्लियरली डालना है, क्वेश्चन नंबर। बिकॉज क्वेश्चन नंबर अगर समझ नहीं आएगा सो इट विल बी ऑफ नो यूज। और वही चीज़ है कि अगर आपके कभी आंसर गलत हो भी रहा है, न्यूमेरिकल्स अगर आपने बाई चांस आपने प्रिपेयर किया या नहीं हो पाया न्यूमेरिकल, ट्राई करा न्यूमेरिकल का आप स्केप ही कर सको। क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा मुझे लग रहा है, मैंने जहाँ तक 10th की न्यूमेरिकल्स पढ़े तो हर साइड पे मुझे अलग अलग आंसर्स मिले, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से आंसर से कहाँ करना है। सो मैंने तो प्रेफर किया था, मैग्नेट ब्रेस की साइड प्रेफर की थी। बट आई डोंट थिंक ये आंसर जो है सही, क्या पता बोर्ड जो एग्जामिनर जो होगा उसके लिए वो आंसर सही ना हो, क्या पता उसने किसी और तरीके से किया। सो ट्राई करना स्किप करने की। बट हमें तो इस तरीके से आया था कि हम स्किप कर ही नहीं सकते थे, हमें कंपलसरी था, 2 न्यूमेरिकल्स थे, एक करना ही करना था, इट वाज कंपलसरी। तो उसमें भी ये ट्राई करना कि अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है, दोनों न्यूमेरिकल्स में से कोई भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा ट्राई करना कि वो न्यूमेरिकल उठाओ जिसमें फिर डायग्राम बन सके, जैसा सीरीज और पैरेलल का जो आ जाता है, कंसेप्ट आ जाता है। तो सीरीज और पैरेलल में आप बना सकते हो डायग्राम, तो बस डायग्राम बना देना साइड में, और नीचे फिर आप अगर कुछ भी नहीं आता तो लिख दो कुछ भी, क्या कर सकते हैं फिर, मतलब लिख दो आंसर, निकाल दो कुछ भी। देन प्रेजेंटेशन अच्छी दे देना, अपनी तरफ से छोड़ना कुछ मत, प्रेजेंटेशन अच्छे से दे देना, देन इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अगर आप थ्योरी पार्ट में तो आपको अगर प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहे हो, कुछ कुछ आपके माइंड में है, सो यू कैन डू। एंड डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री एज यू नो, तो डेट्स वगैरह को, हाँ। और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी, इन सब में एक जो चीज़ है हिस्ट्री में स्पेशली, पिक्चर्स जो होती हैं, फोटोज होते हैं जो, उनको निगलेक्ट मत करना, उनको रीड करना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब यू विल बी थिंकिंग कि पिक्चर थोड़ी डालेंगे, और पिक्चर के नीचे जो लिखा हुआ होता है वो तो पढ़ना है ना, कि ये पिक्चर किसने बनाई थी, किस टाइम पे से भारत माता की पिक्चर वगैरह हो गई, या एक पेंटिंग थी जो अपना हिस्ट्री में एक पेंटिंग है डेमोक्रेटिक एंड सोशल, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे एक पेंटिंग है, आई कांट रिमेंबर द नेम, उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन की फर्स्ट पे एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग से अक्सर सवाल आते हैं कि व्हाट डज द पेंटिंग डिनोट, वहाँ से पेंटिंग क्या डिनोट कर रही है। तो हर पेंटिंग को अच्छे से देखो कि हाँ, पेंटिंग को खुद भी मत एनालाइज करने बैठ जाओ कि क्या मतलब है, रिसर्च करो थोड़ी, देन अगर नहीं मिल रहा है तो देखो खुद आ जाएगा आपको समझ कि क्या दिखा रहा है पेंटिंग में।
पॉलिटिकल साइंस में पेंटिंग्स होती हैं, और उन पेंटिंग्स में कुछ तो कार्टून्स वगैरह होते हैं, उनको आप बस रीड ही कर लेना, छोड़ना मत, रीड तो कर ही लेना एटलीस्ट, क्या पता कुछ मिल जाए अंदर से। बट ऐसे काफी सी एग्जाम्पल्स वगैरह होती है, तो उन एग्जाम्पल्स को होता है ना कि पॉलिटिकल साइंस को बच्चे बहुत इजीली लेते हैं कि रीड किया कि भाई ठीक है डेमोक्रेसी है, ठीक है पता है डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके अंदर एग्जाम्पल्स दी गई होती हैं, जैसे पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की एग्जाम्पल्स है, उन एग्जाम्पल्स को देखो, उन एग्जाम्पल्स को, बिकॉज जब आप आंसर लिखोगे तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन मेक इट मच बेटर। अगर आप एग्जाम्पल देख के बताओगे तो सामने वाले पे थोड़ा गुड इंप्रेशन जाएगा, अच्छा आएगा कि हाँ एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स आनी चाहिए। एंड मैं बोल रही हूँ कोई भी अगर आप डिफाइन भी कोई किसी चीज की दे रहे हो तो एग्जाम्पल तो दे ही देना एक दो, तो एग्जाम्पल अगर आप एक दो दोगे सो दैट विल बी गुड, सामने पता चलेगा। अगर दो एग्जाम्पल पूछिए तो आप कहीं पे तीन भी लिख सकते हो कि दो तीन, लेकिन अगर आप दो तीन लिख रहे हो सो यू मस्ट बी श्योर कि आपकी सही है तीनों एग्जाम्पल, अगर श्योर हो तभी लिखना, बिकॉज अगर आप तीन एग्जाम्पल लिख रहे हो एक आपकी गलत है तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि इसने जो है सब्सटीट्यूशन भी लिखी है, कि अगर इसको नहीं आता हुआ तो ये सो वहां से भी आपका मार्क्स जो कट हो सकते हैं। और एक और चीज, आंसर गाइड से मत पढ़ना पूरा, बिल्कुल गाइड से तो बिल्कुल मत पढ़ना। और जहाँ तक रही बात उर्दू के स्पेशली जो बच्चे हैं, उर्दू या हिंदी के जो भी जो हमारे होते हैं नोट वगैरह होते हैं, दास्तान वगैरह, तो हम पूरा बुक से रटते हैं, है ना, पूरा बुक से रटते हैं, मैंने भी ये किया था कि रटा था। बट ये चीज़ हमें टीचर ने बताई थी कि आंसर्स भी ऐसा भी मत करो कि आपने पूरा बुकिश लैंग्वेज रट ली है पूरी, जैसे जो हो गए नोट वगैरह जो भी हो गए या राइटर्स के जितने भी हो गए, पूरा रटना नहीं है उसको, ऐसा नहीं है। मैंने तो ऐसा किया था कि मेरी रट्टाफिकेशन की पावर बड़ी जबरदस्त है, मैं रट्टा बहुत जबरदस्त मारती, तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन रट्टा मार के लिखा सर के टेस्ट में, और सर ने मुझे मार्क्स नहीं दिए। आई वॉज कंफ्यूज कि पूरी क्लास ने अपनी सट्टे मारी है और मैंने यहाँ पे पूरा लाइन बाय लाइन लिखा, सर ने मार्क्स नहीं दिए। एंड सर ये कह रहे हैं कि देखो आप देखो बोर्ड एग्जाम से होते तो उन एग्जामिनर के अंदर ये चीज तो हो रहती है कि क्या पता बच्चे ने चीटिंग की हो, और वो ये चीज ढूंढना चाहता है कि बच्चे ने चीटिंग की है या नहीं की है। अब अगर मेरे दास्तान का नोट में जो भी नोट है व्हाटएवर, मैंने अगर पूरा लाइन बाय लाइन लिखा है, वो तो ये सोचेगा ना कि बच्चे ने लिख कैसे लिया लाइन बाय लाइन, एक एक पॉइंट तो बच्चे को याद रहता नहीं है, आप उससे क्या पता कि एक बच्चे को याद है, कि मैं भी थिंकिंग कि चीटिंग हुई है, वहां से भी मार्क्स चलेगा। अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, ऐसा नहीं मीनिंग चेंज कर दो, बट अपने वर्ड्स में। और राइटर्स एंड ऑल, उसकी उर्दू में तो बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, जहाँ तक मुझे याद है 20 to 30 समथिंग ऐसा है। सो मेरा तो एक राइटर को छोड़ा था, बट यू कैन सी कि जिनको बार बार पूछा जाता है आप उनको, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आप किसी राइटर को छोड़ भी दो तो उसकी बर्थ डेट, उसकी डेथ डेट और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लेना, ताकि अगर आपको एग्जाम में आए तो आपकी वो जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे तो आप उन डेट्स को लिख के जो है क्या कर सको, आप उनको सामने जो बता सको, बिकॉज डेट इंपॉर्टेंट है, जो आप राइटर्स की बात करते हो उसमें डेट्स इंपॉर्टेंट है, आपको लिखनी है। एंड इंग्लिश में जो आप पोम्स वगैरह लिखते हो तो पोम के ऊपर जो राइटर का दिया होता है पोइट का भी रिफ्लेक्ट दैट, सब रिफ्लेक्ट करते हैं। मैंने बोली कि उसकी डेट से आपको उसकी डेट याद नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई पूछने वाला, बट हाँ ये चीज़ जरूर करनी कि ऑथर के बारे में पढ़ जरूर लेना कि उस ऑथर ने क्या किया, बिकॉज अचीवमेंट्स आपसे पूछ नहीं जाएंगी, बट बाई चांस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पोइट है उसका आइडिया क्या है इस पोइम में, पोम छोटी सी 4 लाइन्स की है, 5 लाइन्स की है, सो हाउ विल यू एक्सप्लेन द आइडिया। अगर आपको 5 मार्क्स में पूछा तो आपने क्या करना है, पहले पोइट का बताना है कि पोइट जो है किस तरीके का पोइट है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पोइट्स होते हैं, कोई नेचर पे लिखता है, कोई वॉर पे लिखता है, अलग अलग थॉट्स होते हैं सबके, सो वो किस तरीके से किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते आ रहे हैं, हमें वो चीज़ देखनी है कि वो किस तरीके से बैकग्राउंड में रहे हैं, फिर आप बता सकते हो कि वो इस तरीके की पोम लिखते थे और उन्होंने उनका ये व्यू था तो उन्होंने फिर ये पोम लिखी एंड दिस वाज द आइडिया ऑफ ऑल दिस पोइम, तो वो भी एक इंप्रेशन जाएगा। सो दिस इज आई थिंक यहाँ पे आपको जो है इम्पोर्टेंट देखना है एंड पॉइंट टू पॉइंट रट्टाफिकेशन नहीं करना किसी भी चीज़ की, रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, मैथ्स आपसे इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में मैथ्स आते हैं, पॉलिटिक्स में आपको लोकेशन पूछ जाती है, जैसे कंट्री की फेडरल कंट्री है, सिस्टम वाली कंट्री, कुछ ऐसे लोकेशन पूछी जाती है। सो कंट्रीज की जो अपनी है लोकेशन वो भी देख लेना थोड़ी बहुत, एटलीस्ट 4-5 कंट्रीज का याद करके जाना जो फेडरल हो, जो यूनिटरी हो, या कुछ कंट्रीज की लोकेशन इंपॉर्टेंट जो आपको लग रही हो कि हाँ हिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे हो आपको लगता है कि पूछी जा सकती है, तो उसकी लोकेशन, जैसे फ्रांस हो गया वो तो इम्पोर्टेंट, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन एंड ऑल दैट इन यूरोपियन कंट्रीज से कुछ इनकी लोकेशन अच्छे से देख लेना, बाकी जापान एंड ऑल लोकेशन देख लेना। और ज्योग्राफी में मैप, बहुत गंदे मैप है, बहुत याद करना पड़ता है, बट करना है। अब ऐसा है कि करना तो है इम्पॉर्टेंट है, आपको जो हाईवे का आ जाता है कि 44 हाईवे कहाँ से कर जा रहा है, सो आपको इस तरीके से नहीं करना है बस लाइन देखने की सेम लाइन मुझे लगानी है, नहीं, आपको ये देखना है कितने स्टेट्स में से होकर गुजर रहा है और फिर उन स्टेट्स के नाम याद करने, फिर जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको याद रहेगा कौन सी स्टेट में से। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिया के सब स्टेट्स माइंड में होनी चाहिए, इंडिया के सब स्टेट्स को पहले रट्टा मारो,
उन 2 महीने के लिए तो मान ही लो, 2-3 महीने के लिए रट्टा मारो अच्छे से उन स्टेट्स कि कौन से कितने स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं सबको रट्टा मारो, उनकी कैपिटल्स को रट्टा मारो, एंड आफ्टर दैट उनकी जितने भी ये आ जाएंगे हमारे जितने कौन कौन से स्टेट्स की लोकेशन क्या है, ऐसा नहीं कि बस याद करती, लोकेशन के साथ याद करो, बिकॉज आपको जो मैप आएगा तो आपको खाली मैप आएगा, उसमें लिखा नहीं होगा कि आपकी कौन से जो स्टेट कहाँ पे है। अगर आपको पूछ लिया NH-44 कहाँ से जा रहा है, आपको ड्रॉ करना है, तो आपको ये तो पता है कि भाई कश्मीर से कनेक्ट मैटर, पर आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से, आपको ये पता है चलो स्टेट्स कौन कौन से, बट यू डोंट नो कि उन स्टेट्स की लोकेशन क्या है। वैसे भी जगह जहाँ बॉर्डर आ जाता है, आप यहाँ से इधर ले जाना, आप इधर ले गए, राजस्थान में जाना था, आप गुजरात में चले गए, क्या नहीं हो पाएगा ना। फिर लोकेशन आर इम्पॉर्टेंट इन ज्योग्राफी, लोकेशन से आते हैं। बाकी पॉट्स एंड ऑल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी मैप मत छोड़ना, कोई भी ये सोच रही हो ना कि कोल का मैप छोड़ दूँ या आयरलैंड का छोड़ दूँ या कोई भी छोड़ दूँ, मैप बिल्कुल मत छोड़ना। मैप इज द ओनली थिंग जहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो यार, बहुत इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 3-4 मार्क्स आपसे मिल जाएंगे जब आपको जैसे आयरलैंड की लोकेशन पता आयरलैंड कहाँ मिलता है, या फिर जो हाईवे को डेफिनेटली आता ही होता है कि हाईवे कहाँ से जा रहा है, वो तो आएगा। तो वो चीज़ें लोकेशन मैप वगैरह भी तुम बहुत अच्छे से याद कर लेना। एंड आई गेस इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ईजी है, इकोनॉमिक्स में आपको पहले से इकोनॉमिक्स में आपको बुक रीड करनी है एंड बुक से देखना कि बुक ऐसी आती है जिनमें कुछ पेपर मिसिंग होते हैं या कुछ ओल्ड पेपर होता है, तो जिनको ओल्ड है उनको पसंद करें, उनको ओल्ड को पसंद करें, मतलब वो कुछ छूटना जाएगा। इधर इकोनॉमिक्स में यूट्यूब पर उतना खास कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको जो रिसोर्सेज यूजली है स्कूल से मिल रहे हैं जिन्हें कि आपको ट्राई करना पड़ेगा और उन्हीं भी ट्राई करना। हमने तो यही किया इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स आपको ऑलरेडी एक दो बुक्स मिल गई, तो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगे, पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना जो एग्जाम में यूज कर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप रजिस्टर पॉइंट्स ले लो, बाकी वही है कि प्रेजेंटेशन अपना कर सकना और मिस्टेक्स वगैरह से ट्राई करना कम से कम करो। फिर आप एग्जाम वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो कुछ नहीं भी आ रहा है, पहले अनसिन पैसेजेस जब आते हैं इंग्लिश में तो व्हाट वी डू, हम अनसिन पैसेजेस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीड करेंगे पूरा फिर आंसर लिखेंगे, बट ऐसा नहीं करना। जब आपको अनसिन पैसेज मिलेंगे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एक क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि अनसिन पैसेजेस में ना बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो बच्चा आंसर देना ऐसे होता है। आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है, एक क्वेश्चन पढ़ा, ओके अपने आंसर लिखा के आपको पहले माइंड में देखना है, मुझे इसका आंसर आता है, अगर कुछ ना कुछ आ गया माइंड में चलो आप ढूंढते हैं इसका आंसर, फिर जब आप पैसेज रीड करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, मिल जाएगा आंसर, डेफिनेटली मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपने पहले माइंड में आंसर ढूंढना, मिला तो ठीक है, नहीं मिला जो भी आया माइंड में रखो और फिर आंसर ढूंढने लगो, देन यू विल फाइंड डेफिनेटली आंसर को मिल जाएगा। इस तरीके से जाना। और सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स जो ज़्यादा आते हैं अनसिन पैसेजेस में, सो ट्राई करना कि जो सिनोनिम एंड टॉनिम्स हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है देख पाओ, उतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है एग्जाम में, ईजी आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, बट अगर फिर भी एग्जाम में नहीं आ रहा है, सो ट्राई करना कि आप लास्ट से स्टार्ट करो, सेक्शन बी से स्टार्ट करो। बट इंग्लिश में आई विल सजेस्ट कि आप जो है सेक्शन ए से स्टार्ट करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज लास्ट को ऐसे एंड ऑल वो सब रह जाएगा, तो वो सब अगर आप शुरू में लिखोगे तो एग्जाम में जो हम सोचेगा कि ऐसे एंड ऑल तो ईजी रहता है, सो वो तो नहीं से स्टार्ट करना। सो साइंस से एग्जाम हो गया, सबको नहीं आया अगर वो आप क्लास से स्टार्ट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स वगैरह ज्योग्राफी में भी ट्राई ये भी करना कि आप लोग इंडिया का मैप है उसको हैंड से प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि हैंड से प्रैक्टिस बनाना, क्योंकि आप कंपल्सरी पूरा अच्छे से बट नहीं ऐसा रफ स्केच जैसा बना सकते हो, ट्राई करना। बिकॉज अगर आपको कहीं पे आ जाता है कि देयर इज कोल माइंस इन इंडिया, देयर इज आयरन माइंस इन इंडिया, तो वो जब जगह आ जाती है तो आप आंसर लिख दोगे, ठीक है सब लिखेंगे, बट आपको अगर ज़्यादा प्रेडिक्टिव बना अलग करना है तो यू कैन मेक द मैप देयर, और आपने याद किए उनकी साइट्स याद की हुई हैं तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं तो वो यू कैन राइट देयर। और इम्पॉर्टेंट जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो प्रेफर करना कि साइट्स वगैरह भी ज़्यादा ध्यान दें, किस जगह पे कौन सी चीज़ मिलती है, और सिर्फ ये नहीं कि साइट मिलती है, हजारीबाग लिख लिया, कुछ रांची लिख लिया, पता ही नहीं है कौन सी स्टेट में है कहाँ। ट्राई करना कि जब आप लिखते हो तो पता हो कि कौन सी स्टेट में है। एंड एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें गलत थी, सो जब पढ़ो तो प्रेफर करना गूगल, आपको कहीं पे डाउट लगे अगर, सो डू प्रेफर गूगल, कि आप गूगल कर सको व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दैट थिंग। और इट्स ऑल अबाउट दिस।